हेलो फ्रेंड्स। अफ़गानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर्स कहा जाता है। वो इसलिए कि 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश ने इस पर हमला किया और अपना इन्फ्लुएंस और कब्ज़ा जमाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। 20वीं सेंचुरी में यही कोशिश सोवियत यूनियन ने की और वो भी शिकस्तज़दा होकर वापस चला गया। 21वीं सेंचुरी में यही कोशिश यूएसए ने की और वंस अगेन 20 साल की मुसलसल लड़ाई के बाद वो भी नाकाम रहा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अफ़गानिस्तान की हिस्टोरिकल टाइमलाइन देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, 1800s में ब्रिटेन और सोवियत यूनियन दुनिया के दो सुपर पावर्स थे। आज का जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान और इंडिया है, तो उस वक्त ब्रिटिश का कब्ज़ा था और रशिया और ब्रिटिश इंडिया के बीच में अफ़गानिस्तानी बफर जोन था। तो ब्रिटिश को हमेशा ये शक रहता था कि कहीं सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान के थ्रू ब्रिटिश इंडिया पर हमला करके उस पर कब्ज़ा न कर ले। तो इसलिए अफ़गानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस रखने के लिए ब्रिटिश ने 1838 में उस पर अटैक किया और उस वक्त के जो अमीर थे, अमीर दोस्त मोहम्मद खान, उसको गद्दी से उतार दिया और वहाँ पर अपना पपेट शाह शुजा को तख्त पे बिठा दिया। लेकिन ये बात वहाँ के जो आम लोग थे और वहाँ के जो सरदार थे उनको नागवारा लगी और उन्होंने अकबर खान की कमांडरशिप में ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जंग छेड़ दी, जो कि 3 साल तक चली। बिलाखिर इस जंग में ब्रिटिश को शिकस्त हुई और अमीर दोस्त मोहम्मद खान को अपनी कुर्सी वापस मिल गई। तो इसी जंग को फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वार कहा जाता है, जो 1839 से 1842 तक चली। उसके बाद अगेन सेकंड एंग्लो अफ़गान वार हुई, जिसमें ब्रिटिश ने अगेन अफ़गानिस्तान पर अटैक किया और इस मरतबा ब्रिटिश अफ़गानिस्तान के बहुत सारे एरियाज़ पर काबिज़ हो गए और उन्होंने जो उस वक्त अफ़गानिस्तान के रूलर थे अमीर अब्दुल रहमान, उनको सपोर्ट किया। तो ये सेकंड एंग्लो अफ़गान वार 1878 से 1882 तक चली। 1893 में ब्रिटिश ने रशिया को अफ़गानिस्तान से ही पुश बैक करने के लिए एक इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन बनाई ब्रिटिश इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में, जिसको ड्यूरन लाइन कहा जाता है, जो कि आज भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में बॉर्डर मौजूद है। 1907 में ब्रिटिश और सोवियत यूनियन के बीच में एक ट्रीटी हुई, जिसके तहत सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में अब इंटरफेरेंस नहीं करेगा और उसके मामलात से दूर रहेगा। लेकिन 1918 में सोवियत यूनियन में एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया, जिसके बाद लेनिन जो है वो तख्त पे आ गया। तो उसने दोबारा इस ट्रीटी की खिलाफ वर्जी करते हुए अफ़गानिस्तान में इंटरफेरेंस शुरू कर दी। तो ये सारी जो कशमकश थी सोवियत यूनियन और ब्रिटिश के बीच में अफ़गानिस्तान के लिए, तो इसको हिस्ट्री में द ग्रेट गेम कहा जाता है। 1919 में थर्ड एंग्लो अफ़गान वार हुई और इस वार में, इस जंग में जो है वो ब्रिटिश को शिकस्त हुई और इसी साल 1919 को जो अफ़गानी हैं वो अपना नेशनल इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। थर्ड एंग्लो अफ़गान वार जो है वो अमीर अमानुल्लाह खान ने जीती और उसके बाद अंग्रेज़ों को हराने के बाद वो ही अफ़गानिस्तान का नया रूलर बन गया। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये थर्ड एंग्लो अफ़गान वार ब्रिटिश ने स्ट्रेटेजिकली लूज़ की और ये उनका एक स्ट्रेटेजिक लॉस था, क्योंकि ड्यूरन लाइन बनाकर वो अफ़गानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया को आइसोलेट कर चुके थे, तो इसलिए ये जंग उन्होंने हारी। अमानुल्लाह खान एक लिबरल और प्रोग्रेसिव इंसान थे। इन्होंने एक औरत से शादी की जिसका नाम था सूरिया तरज़ाई। तो ये सूरिया तरज़ाई, जो कि इनकी वाइफ थी, इन्होंने भी अफ़गानिस्तान के मॉडर्नाइजेशन में अमानुल्लाह खान की बहुत सपोर्ट की। 1926 में अमानुल्लाह खान ने अफ़गानिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इंट्रोड्यूस कराई और इसने बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आया, जैसे वुमेन राइट्स को प्रमोट करना, को एजुकेशन को प्रमोट करना कंट्री में, यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ के जो है वो कॉस्मोपॉलिटिशियन स्कूल्स और कॉलेजेस कायम करना। उसके बाद फॉरेन अफेयर्स, यानी कि जो बाहर के कंट्रीज़ हैं उनके साथ, पर्टिकुलरली एशियन और यूरोपियन कंट्रीज़, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना। तो ये ऐसी रिफॉर्म्स थी जो कि अमानुल्लाह खान अफ़गानिस्तान में लेकर आए। लेकिन इनकी मॉडर्नाइजेशन को लेकर कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग खुश नहीं थे और उन्होंने इनके खिलाफ़ 1923 में पहली रेबेलियन की, जिसको एलिज़ाई रेबेलियन कहते हैं, जो कि नाकाम रही। उसके बाद 1924 में अगेन एक दूसरी रेबेलियन हुई,
जिसको घोस्ट रेबेलियन कहा जाता है, जो कि अगेन नाकाम रही। उसके बाद अगेन 1929 में अमान अल्लाह खान के ख़िलाफ़ एक तीसरी रेबेलियन हुई जो कि कामयाब हुई, और अमान अल्लाह खान अपनी वाइफ के हमरा ब्रिटिश इंडिया आए, और ब्रिटिश इंडिया कुछ अर्सा रहने के बाद वो वहाँ से यूरोप चले गए। तो इस रेबेलियन के बाद नादिर शाह जो है वो अफ़गानिस्तान के रूलर बन गए, लेकिन चंद ही सालों में नादिर शाह को भी असैसिनेट किया गया, और उसके बाद उसके बेटे ज़ाहिर शाह जो है वो अफ़गानिस्तान के रूलर बने, और इन्होंने फिर बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए यानी कि 40 ईयर्स तक इन्होंने अफ़गानिस्तान पर हुकूमत की। नादिर शाह भी अफ़गानिस्तान में मॉडर्नाइजेशन के रिफॉर्म्स लेकर आए, जैसे नेशनल कंसोलिडेशन करना, यानी कि उस वक्त जो अफ़गानिस्तान था वो ट्राइब्स में बटा हुआ था, तो उनको नेशनल फ्रंट्स पे जो है वो इकट्ठा करना, फॉरेन रिलेशंस अच्छे करना, पर्टिकुलरली यूरोप के साथ जो है वो अच्छे ट्रेड रिलेशंस बनाना, और कंट्री की जो डेवलपमेंट ओवरऑल अफ़गानिस्तान की डेवलपमेंट करना। तो ये नादिर शाह के कुछ प्रोजेक्ट्स थे। जब ज़ाहिर शाह कंट्री के प्रेसिडेंट थे तो उसके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे दाऊद खान, लेकिन दाऊद खान जो पख्तूनिस्तान का इशू था, जो कि प्रेजेंट है खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का एक प्रोविंस है, तो अफ़गानिस्तान में उस वक्त कुछ एलिमेंट्स का ये मानना था कि यह पख्तूनिस्तान भी अफ़गानिस्तान का इलाका है और ये हमें किसी तरह हासिल करना चाहिए। तो जो दाऊद खान थे ज़ाहिर शाह के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बहुत कोशिश की, हालांकि उन्होंने सोवियत यूनियन से इकोनॉमिक और मिलिट्री एड भी मांगी। तो इसी वजह से जो है वो 1963 में जो है वो ज़ाहिर शाह ने उनको प्रेशराइज़ किया और उन्होंने रिज़ाइन दाऊद खान ने रिज़ाइन दे दिया। 1964 में ज़ाहिर शाह ने अफ़गानिस्तान में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस कराया, जिसके तहत कोई भी रॉयल फैमिली का बंदा इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता, और इस आर्टिकल का मतलब यही था कि दाऊद खान जिसका ताल्लुक भी रॉयल फैमिली से था, तो वो इलेक्शंस कॉन्टेस्ट किसी भी सूरत में न कर सके। तो 1964 में जब अफ़गानिस्तान में इलेक्शंस हो रहे थे, तो उस वक्त अफ़गानिस्तान में दो मेजर आइडियोलॉजीज़ प्रीवेल कर रही थी। एक थी इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी और दूसरी थी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी जो कि PDP है, यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान, इसके तहत ऑपरेट कर रही थी। 1973 में ज़ाहिर शाह जब फॉरेन ट्रिप पे गए हुए थे, तो दाऊद शाह अपने कुछ लेफ्टिस्ट फ्रेंड्स और मिलिट्री की हेल्प से एक कू अरेंज की, और ज़ाहिर शाह को, जो कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ा, और उसके बाद वो वहीं से एग्ज़ाइल में चले गए। दाऊद खान भी अच्छे सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आया, कुछ बैंक्स को नेशनलाइज किया और कंट्री को एक पीसफुल कंट्री बना दिया। और उस टाइम में अफ़गानिस्तान एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन था जब दाऊद खान का दौरे हुकूमत था। लेकिन दाऊद खान का ये दौरे हुकूमत और उसमें जो पीसफुल अफ़गानिस्तान था, ये कुछ वक्त के लिए ही चल सका, क्योंकि उसके बाद USA और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वार शुरू हो गई। तो कोल्ड वार शुरू होते ही दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ दो ब्लॉक्स में जो है वो डिवाइड हो गए। एक ब्लॉक जो था वो USA के साथ हो गया, और दूसरा ब्लॉक जो है वो सोवियत यूनियन के साथ हो गया। तो इन कंट्रीज़ का, इन ब्लॉक्स के बीच में जो बॉर्डर लाइन होती है उसको आयरन कर्टेन कहते हैं। लेकिन तीसरा एक ऐसा ब्लॉक भी था जिन्होंने जो है वो ना USA के साथ रहने का फैसला किया, ना कि सोवियत यूनियन के साथ। उन्होंने इनसे मतलब कि न्यूट्रल, कोल्ड वार के दौरान उन्होंने न्यूट्रल रहने का फैसला लिया। तो इस मूवमेंट को कहते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट की, और अफ़गानिस्तान ने भी नॉन अलाइंड मूवमेंट को ज्वाइन किया, यानी कि ये कोल्ड वार के दौरान बिल्कुल न्यूट्रल रहा। दाऊद खान के दौरे हुकूमत में जो PDP है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान, ये दो फैक्शंस में डिवाइड हो गई। एक का नाम था परचम और दूसरे का नाम था खल्क, क्योंकि इनके बीच में भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ चुके थे। 1977 में दाऊद खान ने एक अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम था रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान, और इसने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन दिया। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के 3 फीचर्स थे, नेशनलिज्म, सोशलिज्म और इस्लाम। दाऊद खान ने जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे उनको मर्डर करवाना शुरू कर दिया, और उनके असैसिनेशंस शुरू हो गई, और जो भी मतलब कि आवाज़ें उठ रही थी उनको दबाना शुरू किया, यानी कि इसने भी एक किस्म की जो है वो ऑपरेशन जो है वो शुरू की। अप्रैल 1978 में अफ़गानिस्तान में एक कम्युनिस्ट लीडर का मर्डर हुआ। तो उसके बाद दाऊद खान के अगेंस्ट भी एक कू होती है जिसमें वो अपनी फैमिली के समेत मारा जाता है, जिसको सौर रेवोल्यूशन कहा जाता है। उसके बाद एक कम्युनिस्ट
गवर्नमेंट जो है वो पावर में आती है अंडर द लीडरशिप ऑफ नूर मोहम्मद ताराकी। तो नूर मोहम्मद ताराकी ने भी अफ़गानिस्तान में बहुत अच्छे रिफॉर्म्स लेकर आए। उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम एक नेशनल टीवी चैनल लॉन्च किया और जो अनफेयर लोन्स की प्रैक्टिस थी उसको भी इसने ख़त्म किया। नूर खान के कम्युनिस्ट होने की वजह से जो इस्लामिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट लोग थे वो इसके ख़िलाफ़ हो गए और उसी वक्त इस्लामिस्ट और कम्युनिस्ट के दरमियान एक सिविल वार शुरू हो गया। और 1979 में नूर मोहम्मद ताराकी की असासिनेशन हो जाती है। और इसकी असासिनेशन कुछ यूँ होती है कि इसका एक और करीबी साथी था हफीज़ुल्लाह अमीन, जो कि जिसने नूर मोहम्मद ताराकी का साथ दिया सौर रेवोल्यूशन में, यानी कि दाऊद खान को असासिनेट करने में। लेकिन कुछ वक्त के बाद इन दोनों में कुछ इख्तलाफात हो गए और ये एक दूसरे के दुश्मन बन गए। नूर मोहम्मद खान ने हफीज़ुल्लाह अमीन को जो है वो एग्ज़ाइल में भेज दिया सोवियत यूनियन। तो उसने वहीं बैठकर इसकी असासिनेशन का प्लाट करवाया और 1979 में मौका देकर इसको असासिनेट करवा दिया। नूर मोहम्मद ताराकी की असासिनेशन के बाद सोवियत यूनियन को एक बहाना मिल गया अफ़गानिस्तान में अपनी फ़ौजें उतारने का, क्योंकि और ये बहाना ये था कि हम अपनी जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जा रहे हैं अफ़गानिस्तान में। और सोवियत यूनियन ने जो मुजाहिदीन थे, जो इस्लामिस्ट थे, उनके ख़िलाफ़ जंग शुरू कर दी। तो इसी दौरान कोल्ड वार का ये पीक था। तो यूएसए हरगिज़ ये नहीं चाहता था कि जो सोवियत यूनियन का पूरा अफ़गानिस्तान में कंट्रोल रहे, क्योंकि ये साउथ एशिया का एक मेन पार्ट है इस रीजन का। तो इसलिए यूएसए ने भी एक स्ट्रेटजी बनाई कि वो ऐसी फोर्स को सपोर्ट करेगा जो कि सोवियत यूनियन के अगेंस्ट लड़ रही थी। तो वो ज़ाहिर बात है अफ़गान मुजाहिदीन थे। तो CIA ने उस वक्त हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया, जिसको ऑपरेशन साइक्लोन कहा जाता है, जिसमें उन्होंने अफ़गान मुजाहिदीन को बड़ी तादाद में असला और मिलिट्री एड, ट्रेनिंग और पैसा जो है वो प्रोवाइड किया। नूर मोहम्मद ताराकी की असासिनेशन के बाद हफीज़ुल्लाह अमीन जब रूलर ऑफ अफ़गानिस्तान बने, तो उसने फिर जो है वो बेसिकली वो था तो कम्युनिस्ट, लेकिन अपनी हुकूमत चलाने के लिए उसने जो इस्लामिस्ट थे, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स थे, उनको थोड़ा बहुत खुश करने की कोशिश की। तो सोवियत यूनियन को ये बात सही नहीं लगी और इस जो हफीज़ुल्लाह अमीन पे ट्रस्ट था तो सोवियत यूनियन का वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि ये था कम्युनिस्ट। तो बेसिकली ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को ख़राब कर रहा था। और दूसरा रीज़न ये था कि सोवियत यूनियन अपना अफ़गानिस्तान में अपना फुल कंट्रोल चाहता था। तो हफीज़ुल्लाह अमीन जो है वो इसकी रुकावट बन रहा था। तो इसलिए हफीज़ुल्लाह अमीन की भी सोवियत यूनियन ने असासिनेशन करवा दी। हफीज़ुल्लाह अमीन की असासिनेशन के बाद बारबरा करमाल थे, जो कि सोवियत यूनियन के एक समझ लें पपेट थे, जो कि अफ़गानिस्तान के रूलर बने। 1988 में डॉक्टर नजीबुल्लाह, जो उस वक्त अफ़गानिस्तान के सदर थे, तो उन्होंने यूएसए और रशिया के दरमियान एक जेनेवा अकॉर्ड्स जो है वो साइन करवाया, जिसके तहत सोवियत यूनियन अपने ट्रूप्स विदड्रा करेगा अफ़गानिस्तान से और यूएसए जो है वो अपनी जो एड है वो मुजाहिदीन को देना बंद करेगा। फरवरी 1979 में सोवियत यूनियन ने अपनी जो फ़ौज थी वो अफ़गानिस्तान से विदड्रा कर ली, लेकिन उसके बावजूद यूएसए जो है वो अफ़गान मुजाहिदीन की जो एड है वो जारी रखता है, उसको रोकता नहीं है। तो उसी दौरान 1987 में अफ़गानिस्तान में एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आता है और 1988 में जो है अफ़गानिस्तान में न्यू इलेक्शंस आते हैं और उसमें PDPA, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान जीत जाती है। 1988 में PDPA की विन के बाद डॉक्टर नजीबुल्लाह अगेन जो है वो अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट बनते हैं और ये इलेक्शन जीतने के बाद 1990 में अफ़गानिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर देते हैं। 1992 तक जो सिविल वार चल रही थी मुजाहिदीन की, तो वो मुजाहिदीन जो है वो इस इलेक्टेड गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लेते हैं और वो अपनी हुकूमत बनाते। सिविल वार जीतने के बावजूद 1992 में अफ़गान मुजाहिदीन बुरहानुद्दीन रब्बानी को जो है वो अफ़गानिस्तान का नया प्रेसिडेंट जो है वो सिलेक्ट करते हैं। लेकिन बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। उसके बाद फिर राइज़ ऑफ दी अफ़गान तालिबान होती है, जो कि अंडर दी लीडरशिप ऑफ मुल्ला उमर, जो कि अफ़गान मुजाहिदीन के साथ ही लड़ते हैं और उनको जो है वो अफ़गानिस्तान की हुकूमत से हटा देते हैं और सितंबर 1996 में वो अपनी हुकूमत बनाते हैं और अफ़गानिस्तान का नया नाम रखा जाता है
इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान। तो फ्रेंड्स, तालिबान कैसे आए और उसके बाद जो है वो यूएसए तालिबान के ख़िलाफ़ क्यों लड़ा, 9/11 के बाद जो भी करंट डेवलपमेंट्स हैं 2020-2021 में, तो ये सारी डेवलपमेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।